गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले कुछ वीडियोस में पोएट्री सेक्शन की तीसरे पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ाया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा जो है लिखी गई एक सॉनेट है, जिसमें कवि ने अपने निजी जीवन में उत्पन्न होने वाली एक समस्या का वर्णन किया है। क्योंकि कवि 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि अब वह जो है ईश्वर की सेवा कविता के माध्यम से नहीं कर पाएगा। अर्थात इस कविता को पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि प्रस्तुत कविता कवि की ईश्वर में विशेष आस्था को प्रकट करती है कि जॉन मिल्टन का ईश्वर में दृढ़ विश्वास कितना है, इसके बारे में जो है यह कविता बताती है। प्रारंभ में कवि जो है नेत्र ज्योति खोने के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है, परंतु बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि स्वयं को ईश्वर के जो है ऊपर छोड़ देना ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा होती है, सच्ची सेवा मानी जाती है। आपको बताया गया था कि प्रस्तुत कविता जो है एक इटैलियन सॉनेट के फॉर्म में है, जिसके दो पार्ट हैं, एक ऑक्टेव है और एक सेस्टेट है। इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन आज इस वीडियो में हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस की चर्चा करेंगे कि जो है किस पंक्ति में कवि मूल रूप से वह क्या कहना चाहता है। बोर्ड परीक्षा में अक्सर जो है जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां पूछी जाती हैं उनकी ही व्याख्या की जाएगी, जिसमें मान लीजिए अगर इस पोएम के ऑक्टेव पार्ट से कुछ पंक्तियां जो है आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए दे दी गई हैं, जैसे यहां हम लिख रहे हैं लाइंस। जैसे मान लीजिए यहां से दे दिया गया व्हेन आई कंसीडर से लेकर के यहां से लेकर के रिटर्निंग चाइल्ड तक की पंक्तियां दी गई हैं। रिटर्निंग चाइल्ड तक की पंक्तियां दी गई हैं, जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? इसके लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे। आप जानते ही हैं रेफरेंस लिखने का जो मॉडल होता है, कैसे रेफरेंस लिखा जाता है। रेफरेंस लिखते हैं जिसमें लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन, अर्थात ये पंक्तियां जॉन मिल्टन के द्वारा रचित ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता से ली गई हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन from the poem on his blindness,
composed by a great poet, John Milton. जॉन मिल्टन नामक एक प्रसिद्ध कवि के द्वारा रचित कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई ये पंक्तियां हैं। ये रिफरेंस हो गया। रिफरेंस के बाद आप कॉन्टेक्स्ट लिखते हो, तो कॉन्टेक्स्ट में यहां कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट अर्थात संदर्भ, जिसमें आपको ये लिखना होता है कि जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों में कवि जो है किस बात पर जो है चर्चा करता है, वही संदर्भ, उसका संदर्भ क्या है, मतलब किस संदर्भ में वो बात कर रहा है। तो जब आप यहां से लेकर के रिटर्निंग चाइल्ड तक की पंक्तियों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कवि इन पंक्तियों में अपनी जो है तीव्र वेदना को व्यक्त करता है, अपने दुख को व्यक्त करता है, और वह दुख जो है उसकी आंखों की ज्योति के समाप्त होने के कारण होता है। तो उसी बात को हम इसमें नोट कर देंगे, लिख देंगे। लिखेंगे हियर in these lines the poet express का मतलब व्यक्त करना होता है, expresses his deep sorrow, deep एगोनी भी लिख सकते हैं, एगोनी वेदना होता है, सॉरो भी लिख सकते हैं, डीप सॉरो ऑन द लॉस ऑफ हिज आई साइट, ऑन द लॉस of his eyesight हो गया। दिस लॉस अर्थात कवि की जो है आंखों की ज्योति समाप्त होने के बाद कवि का जीवन जो है कष्ट से भर जाता है, तो उसको भी एक दो पंक्ति में हम इसमें उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। लिख सकते हैं दिस लॉस हैज मेड हिज लाइफ वेरी डिफिकल्ट हो गया। तो रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने के बाद तीसरे हेडिंग पर आते हैं, जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। तो अब इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, अब उन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। और आपको बताया गया है कि व्याख्या में क्या क्या लिखा जाता है। एक एक पंक्ति को पढ़ते जाइए जो एक्सप्लेन करने के लिए दी गई हैं, और उनका अर्थ, उनका सेंस, उनके बारे में आप कितना पढ़े हैं, कितना आप लिख सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको जो है कुछ हिस्टोरिकल टाइप का इसको लिख देना होता है, जैसे The poet says
द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट he has lost his eyesight at an early age of 44 years. अर्थात कवि कहता है कि वह अपनी आंखों की ज्योति 44 वर्ष की अवस्था में ही खो दिया है। The world seems to him full of darkness and very wide, और यह संसार उसके लिए अंधकार से भरा हुआ तथा बहुत ही जो है बड़ा प्रतीत होता है। God has given him a divine gift, of composing poem, but he cannot use this poetic talent, लेकिन वह इस जो है काव्य प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सकता इन एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा में वह जो है इस पोएटिक टैलेंट का प्रयोग नहीं कर सकता। एंड व्हाट इज द रीजन? जानते हैं दैट द पोएट हैज बिकम ब्लाइंड, कवि जो है अंधा हो गया है। सो इसलिए दिस टैलेंट is useless for him, और यह जो है टैलेंट उसके लिए अब क्या हो गया है? बेकार हो गया है, वह इसका प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात इट मीन्स दैट द पोएट इन हिम विल डाई इफ ही हाइड दिस पोएटिक टैलेंट, और अब यह जो है पोएटिक टैलेंट तो छिप ही जाएगा। इसीलिए कवि जो है वह कहता है सो दिस टैलेंट इज यूजलेस फॉर हिम। he fears, उसे डर लगता है, that he will be considered as dead if
he will not use this talent। यदि वह इस काव्य प्रतिभा का प्रयोग नहीं करेगा तो उसे मरा हुआ मान लिया जाएगा, अर्थात उसकी नैतिक मृत्यु हो जाएगी। आगे अब अंतिम पंक्ति में ये दिया है लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। वह इस बात से भी डरता है कि मृत्यु के पश्चात जब उसको जो है ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा या प्रस्तुत हुआ होगा तो ईश्वर जो है उसके जीवन का सही लेखा जोखा देखेगा। और जब देखेगा कि 44 वर्ष के बाद वह जो है अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ईश्वर के द्वारा उसे फटकार सुननी पड़े। चाइल्ड का मतलब फटकार होता है। रिटर्निंग यहाँ शब्द लिया गया है मृत्यु के पश्चात ईश्वर के पास जाना, उसी के लिए रिटर्निंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब इसमें हम आगे भी अब अंतिम पंक्ति का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि अब इसके नीचे जगह नहीं है, हम यहां ऊपर लिख रहे हैं। he wants, मार्कर कुछ काम नहीं कर रहा है। he wants to present the true account of his life so that God may not scold him for not using this poetic talent। ये हो गया इसकी व्याख्या। अब इसका अर्थ भी समझिए। He wants to present the true account of his life। वह अपने जीवन का सही लेखा जोखा so that God may not scold him for not using this poetic talent, जिससे कि ईश्वर उसको इस काव्य प्रतिभा का प्रयोग न करने के वजह से उसे फटकारे नहीं, डांटे नहीं। तो यहाँ तक फटकार तक ही ऐसे ही इतने ही शब्द दिए गए हैं। तो जहां तक जो है पंक्तियां दी गई होती हैं वहां तक का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कर दिया। और अब एक्सप्लेनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको जो है बहुत कम लोग यूज कर पाते हैं, बहुत कम लड़के लिख पाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको हम शॉर्ट नोट बोलते हैं। तो यहां पर हम शॉर्ट नोट लिखेंगे। इसके लिए शॉर्ट नोट्स में literary devices, which type of words, figures of speech, which type of the poem has been taught to you, the same will be written even in this heading short note। इस शॉर्ट नोट में आपको वही सब लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं क्या चीज? द पोएम, जानते हैं, इसको बताया गया है। द पोएम इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन
मिल्टन। हो गया। दूसरा शॉर्ट नोट है, इट इज एन इटालियन सॉनेट लिखेंगे, इटालियन सॉनेट, यह एक इटालियन सॉनेट है। इसकी भी जो है चर्चा आप इसमें कर देंगे, आगे भी लिखेंगे। द पोएम इज द जो है इट एक्सप्रेसेस, ऐसे भी लिखेंगे, दीज लाइन्स show the deep sorrow of the poet। हो गया। और भी तमाम शॉर्ट नोट बनते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको उसी समय लिखवा दिया था, पढ़ाया था कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, किस तरह से आप लिखेंगे। अभी इन पंक्तियों में एक फिगर ऑफ स्पीच भी आप ढूंढ सकते हो। पहले इसके लैंग्वेज के बारे में लिख सकते हैं, इट्स लैंग्वेज इज, मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, नया मार्कर कल आएगा। इट्स लैंग्वेज इज क्लियर, simple and lucid। यह है, इसकी भाषा भी बहुत ही स्पष्ट है, सरल है और बहुत ही अच्छी है। तो इसको भी आप ले सकते हैं। पांचवा, 4-5 शॉर्ट नोट काफी है। पांचवा शॉर्ट नोट में आप कोई फिगर ऑफ स्पीच इसमें ढूंढ सकते हैं। तो इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का भी प्रयोग किया गया है कि क्या चीज लिखेंगे इसको, हियर इज आ प्रॉपर यूज ऑफ मेटाफर in the line and that one talent which is death to hide, and that one talent which is death to hide, which is death to hide, और वह काव्य प्रतिभा जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। और यहाँ पर मेटाफर शब्द का प्रयोग करता है, मेटाफर अलंकार का, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इसमें दिया गया है। क्यों? which is death to hide, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। तो यहाँ के समान के लिए जो है किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लाइक, एज, सो आदि का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आप मेटाफर लिख सकते हैं। मेटाफर का प्रयोग जो है यहाँ दिखाया जा सकता है। अब इट्स थीम इज सीरियस एंड डिग्निफाइड, यह भी शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत है, इतना शॉर्ट नोट जो है बहुत हुआ। इतना ही 5 ही शॉर्ट नोट आप लिखेंगे। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसके बाद ध्यान रहे कि इसके जो है जो चौथी कविता है आपके पोएट्री सेक्शन की, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले इसका एक और इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।